गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 इसमें चैप्टर डिस्कशन करने जा रहा हूं। चैप्टर 7 है आपका सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, यानी मिट्टी की कटाई या कटाव या और संरक्षण। इस चैप्टर में हमको मिट्टी कैसे बर्बाद होता है, कैसे कटता है और मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए, वही पढ़ना है। मूल रूप से इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन, एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन में 4 है: रनिंग वाटर, विंड, ह्यूमन बीइंग्स, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। उसके बाद है इसका दूसरा है सॉइल कंजर्वेशन, जिसमें एफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग ग्रास, अवॉइड ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड 5th नंबर एस्टेट फार्मिंग। तो इतना इस चैप्टर में हम लोग को जानना है। सबसे पहले हम जानते हैं सॉइल। तो आप चैप्टर 7 निकालिए और सॉइल देखिए। इसमें है द सॉइल इज द uppermost layer of the earth. It makes up the surface of the earth. It is a natural resource. Plant or trees grow in the soil. All animals depend on soil directly or indirectly. जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसी को लेयर ऑफ द अर्थ, यानी सबसे ऊपरी परत को हम मिट्टी कहते हैं। यही पृथ्वी का धरातल होता है जो सबसे ऊपर होता है। यह एक प्राकृतिक साधन है। सॉइल यानी मिट्टी एक प्राकृतिक साधन है जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं और जितने भी जीव जंतु हैं या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सॉइल पर ही डिपेंड है। तो इस तरह से आप सॉइल को समझें कि सॉइल क्या है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की तरफ। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड सन। द हीट ऑफ सन, द फ्लोइंग वाटर, द ब्लोइंग एयर आर मेजर फैक्टर्स बाय विच रॉक्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉइल। मिट्टी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले मिट्टी जो है चट्टान से बनता है। और वो कैसे बनता है? तो चट्टान पर जब धूप, हवा, पानी इत्यादि लगातार पड़ता है तो इस कारण से चट्टान कमजोर पड़कर टूटने लगता है और इस तरह से स्लोली प्रोसेस में धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। यानी 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में, चट्टान से मिट्टी को बनने में 1 सेंटीमीटर मोटाई में लगभग हजारों वर्ष तक लग जाते हैं। तो इस तरह से चट्टान से मिट्टी बनता है। अब आते हैं सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव। तो सॉइल इरोजन है क्या, उसको देखते हैं। Soil is formed from rocks. As soil is lighter than the rocks, it can easily be carried away from one place to another through wind or water or man's activity. जैसा कि मिट्टी चट्टान से बनता है और मिट्टी चट्टान से हल्का भी होता है। चट्टान थोड़ा भारी होता है, मिट्टी हल्का होता है। तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, यहां तक कि मनुष्य के द्वारा, हम लोगों के द्वारा इधर से उधर होते रहता है, स्थान परिवर्तन करते रहता है। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड
or flowing water is known as soil erosion. जो मिट्टी की ऊपरी परत है, जो सबसे ऊपर होता है, वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जो उसका बहाव हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। अब the loss of fertile topsoil makes the land unfit for farming because the topsoil is the most fertile layer. Soil erosion occurs in those areas where the topsoil is bare and not covered with plants and trees. अब कहता है कि सॉइल इरोजन से मिट्टी का जो कटाव हो जाता है, पानी के या बहाव कहिए, जो ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, तो इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि ऊपरी परत ही, टॉप सॉइल ही, मिट्टी टॉप सॉइल में ही उपज की शक्ति होती है, और जब उसका कटाव हो जाता है तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और कटाव क्यों होता है? कटाव इसलिए हो जाता है मिट्टी का, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। अगर मिट्टी पर पेड़ पौधे हो तो उसका कटाव नहीं होता है। तो इस तरह से सॉइल इरोजन हो गया। अब आते हैं एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, कारक यानी कारण। किस कारण से मिट्टी का कटाव होता है उसके बारे में जानना है। तो यहां देखिए, एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन में आपका है रनिंग वाटर एंड विंड और ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स में भी ए और बी डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन में रनिंग वाटर के बारे में। तो रनिंग वाटर causes the maximum amount of soil erosion. Floods carry more topsoil in the form of silt. आप जानते हैं कि बहते हुए पानी जो है सबसे मुख्य कारण होता है मिट्टी के कटाव होने का, कटाई होने का, कटने का, क्योंकि बहता हुआ पानी जो है मिट्टी के ऊपरी परत को अपने साथ बहा के ले जाता है। अब दूसरा कारण एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन है विंड यानी हवा। तो हवा कैसे है एजेंट सॉइल इरोजन का, वो देखते हैं। इन ओपन लैंड्स स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे गुड अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल विच इज लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन दिस फर्टाइल लेयर ऑफ soil is gone, new plants cannot grow well. It affects the farmer's manure is blown away. जहां खुला मैदान होता है, खुला खेत होता है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहां क्या होता है कि बहुत तेज गति से हवा का बहाव होता है, और इससे क्या होता है, हवा अपने साथ मिट्टी के ऊपरी परत को अपने साथ दूर लेके चला जाता है। इससे क्या होता है कि ऊपरी परत, मिट्टी का जो टॉप सॉइल है, ऊपरी परत है, वो कमजोर हो जाता है, वहां की उपज शक्ति कम हो जाती है। और तब क्या होता है, सबसे ज्यादा परेशानी किसको होता है? किसान को, क्योंकि किसान को ही खेती करना है। और जब उपज शक्ति कम जाए मिट्टी को, तो क्या होता है, ज्यादा खाद बीज डालना पड़ता है, तब जाकर के थोड़ा बहुत होता है। तो इस तरह से विंड भी सॉइल इरोजन का एक एजेंट है। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स के तरफ, कि मनुष्य कैसे सॉइल इरोजन का एजेंट है, उसके बारे में जानते हैं। तो आपके बुक में है मनुष्य ह्यूमन बींग्स 3 नंबर, और ए कहता है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, जंगलों की कटाई, जंगलों को काटना। ह्यूमन activities are also responsible for causing soil erosion. Cutting of trees or plants is known as deforestation. When the trees and plants are cut down, the topsoil becomes loose
it can be easily carried away by strong wind or running water. देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य जाति बहुत तेजी से जंगलों को काट रहे हैं और उसके जगह पर नए पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। तो अधिक जंगलों के काटने से क्या हो जाता है और अधिक वन को काट देने से क्या हो जाता है कि मिट्टी वहां कमजोर पड़ जाता है। पकड़, क्योंकि पेड़ पौधा का काम है मिट्टी को पकड़ना, भी जकड़े हुए रहता है। तो पेड़ पौधे को काट देने से वहां की मिट्टी कमजोर हो जाता है और कमजोर होने के बाद उस मिट्टी को आसानी से हवा पानी क्या करता है, अपने साथ बहा के ले जाता है। तो इस तरह से भी सॉइल इरोजन होता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, डिफॉरेस्टेशन। अब आते हैं ओवरग्रेजिंग, बी नंबर। When animals like cattle, sheep and goats graze on the same area of land again and again, they eat up most of the grass, most of the green grass and other plants. Overgrazing by cattle also leads to soil erosion. As there is no coverage by grass, the soil becomes loose. This loose soil can be easily carried away by strong winds or flowing water. जैसे कहीं घास लगा हुआ है, वहां पर पशु, ये आपका गाय, भेड़, बकरी, बैल और भी जितने जानवर हैं जो घास खाते हैं, उनके द्वारा अधिक मात्रा में घास चढ़ जाने से, जैसे घास थोड़ा सा हुआ उसको गाय भैंस उसको खा गया, बकरी, तो क्या होता है, घास एक तरह से वहां समाप्त हो जाता है। घास समाप्त हो जाने के बाद मिट्टी में पकड़ने के लिए कुछ नहीं रहता है, मिट्टी में पकड़ समाप्त हो जाता है, मिट्टी लूज यानी कमजोर पड़ जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि जब तेज गति से हवा चले या बहते हुए पानी उस मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है, तो इससे भी टॉप सॉइल का इरोजन होता है, मिट्टी कमजोर पड़ जाता है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य कैसे मिट्टी सॉइल इरोजन में सहायता करता है, यानी सॉइल इरोजन में मनुष्य भी एक तरह का कारक है, कारण बनता है। अब इस तरह से सॉइल इरोजन हम पढ़ लिए। अब आते हैं सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी का संरक्षण। तो सॉइल कंजर्वेशन में आपका है, यहां देखिए बोर्ड पर, एफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग ग्रास, अवॉइड ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स, स्टेप फार्मिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं ए नंबर पर, सॉइल कंजर्वेशन। पहले जानते हैं कि क्या है। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सो वी शुड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इरोजन। This protection of soil from its erosion is called conservation of soil. Soil erosion is serious problem to all of us, especially to the farmer. It is our duty to conserve it. देखिए सॉइल इरोजन को समझना कि ये है क्या, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन को समझना है कि ये सॉइल कंजर्वेशन है क्या, मिट्टी का संरक्षण क्या है। क्योंकि मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, प्राकृतिक साधन है, संसाधन भी कह सकते हैं इसको, सो मीन्स, तो इसलिए हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। इसी संरक्षण को, मिट्टी का जो संरक्षण है उसी को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी का संरक्षण कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परेशानी है। सॉइल को बचाना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और खास करके किसानों के लिए, क्योंकि किसान को ही खेती करना है, तो उनके लिए सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अब है सॉइल इरोजन कैन बी
prevented in the flowing days। तो हम लोग मिट्टी का संरक्षण इस तरह से कर सकते हैं। कैसे? तो 1 में देखिए एफॉरेस्टेशन, यानी अधिक से अधिक वनों को, पेड़ पौधों को लगाना। To save the topsoil, trees or small plants can be planted whose root can hold the soil tightly and avoid soil erosion. Growing of trees on a large scale in a place of cut down trees is called afforestation. मिट्टी की संरक्षण करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, बहुत बड़े रूप में, यानी वनीकरण, वन को, जंगलों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होता है, अधिक मात्रा में पेड़ पौधा लगा देने से मिट्टी की पकड़ वहां मजबूत हो जाता है। इससे उसका इरोजन होने से, यानी कटाव होने से बचता है मिट्टी। जैसे पेड़ पौधा जड़ को पकड़ लेता है, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधा रहेगा तो मिट्टी की कटाई कम होगी। अब आते हैं नंबर 2, ग्रोइंग ग्रास, यानी घास लगाना। जैसे इफ द प्लेन फील्ड कैन बी covered with grass or same fast growing plants just to cover the soil, we can avoid the loss of topsoil। अगर हम घास अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं तो क्या होगा, घास क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। इससे उसके कटाव होने में, इरोजन होने में बचाव होता है। अधिक से अधिक घास लग जाने से मिट्टी जल्दी नहीं कटेगा, उसको हवा पानी जल्द नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इस तरह से घास लगाने से भी हम लोग मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। अब है 3 नंबर, अवॉइड ओवरग्रेजिंग, यानी अधिक चरने से बचना। वी शुड टेक केयर that the grazing animals also not allowed to graze on the same area of land for a long time। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो घास खाने वाले जानवर हैं वो एक ही जगह पर लगातार घास न खाते रहे, क्योंकि एक जगह पर खाएंगे तो क्या होगा, घास समाप्त हो जाएगा और वहां की मिट्टी कमजोर हो जाएगा। तो हमें ओवरग्रेजिंग से भी बचाना होगा मिट्टी को। अब है 4 नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स, यानी बांधों का निर्माण करना। स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बोथ द साइड्स ऑफ अ रिवर और a stream। It would help prevent flooding of the water in the adjoining fields and check the soil erosion। बांध बनाना, कोई नदी है तो नदी के दोनों तरफ, दोनों किनारे मजबूत बांध बना देने से भी मिट्टी का संरक्षण होता है। आप जानते हैं कि जब नदी में बाढ़ आती है क्या होता है, बाढ़ आने के बाद आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी फैल जाता है और उस बहाव, पानी के बहाव से मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो उसका कटाव हो जाता है। तो दोनों तरफ, नदी के दोनों किनारे अगर मजबूत बांध बना दिया जाए तो बाढ़ की समस्या नहीं होगा और मिट्टी का संरक्षण भी हो जाएगा। अब है 5th नंबर, स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेती। तो ये सीढ़ी नुमा खेती क्या है, इसको जानते हैं। हिली एरियाज आर slanty, so the rain water flow very rapidly. It carries away a lot of fertile topsoil. Farming is done by a step in this area.
This method is known as step farming. This reduce the speed of water and check the soil erosion. पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, जब बारिश हो या बर्फ जहां पड़ता हो, बर्फ पिघलता हो तो पानी बनेगा। उस जब बारिश का पानी हो या बर्फ गलने के बाद जो पानी बनता है वो पहाड़ से बहुत तेजी से नीचे आता है। इस स्थिति में क्या होता है कि मिट्टी का कटाव भी बहुत तेजी से होता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में जहां खेती करने लायक भूमि है वहां पर जैसे छत का सीढ़ी, आप सीढ़ी देख रहे हैं, एक स्टेप होता है, दूसरा तीसरा स्टेप होता है, ठीक उसी तरह से भूमि के कुछ भागों को एक कुछ दूरी पर एक समान समतल बना दिया जाता है, फिर कुछ दूर के बाद कुछ नीचे जाकर के फिर एक समान समतल बना दिया जाता है ताकि उस पर आराम से खेती हो सके और पानी का जो बहाव हो वो भी धीरे धीरे हो। तो यही है आपका स्टेप फार्मिंग, जो कि आपको मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर डिस्कशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप इसको अच्छा से समझेंगे और इस चैप्टर को वीडियो देखते हुए एक दो बार, कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखते हुए चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी समझ बढ़ेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।